बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश बुक पैनोरमा का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। इसका हिंदी अर्थ हो गया जीने के लिए रफ्तार। इसके जो राइटर हैं इनका नाम है आर.सी. हचिंसन। आर.सी. हचिंसन इनका पूरा नाम है रे कॉरिटन हचिंसन, एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1907 में फिंकले लंदन यूके में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 3 जुलाई 1975 को हुई थी। इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर पर चलें, 2-4 वर्ड्स को आप समझ लो ताकि आपके लिए ये चैप्टर समझना आसान हो जाए। सबसे पहला है, आप ये जान लो कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रूढ़िवादी किस्म के और दूसरे होते हैं परिवर्तनवादी। रूढ़िवादियों को हम लोग कंजर्वेटिव्स कहते हैं और परिवर्तनवादियों को लिबरल्स कहते हैं। ठीक है, तो रूढ़िवादी लोग जो होते हैं, जो पुराने ख्यालात के होते हैं, उनको आज के डेट की, आज के दिन की, मॉडर्न जमाने की रफ्तार नहीं पसंद होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो रफ्तार से नफरत करते हैं, लेकिन उनके अनुसार चीज़ें कुछ स्लो हो तो ज़्यादा अच्छी है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े स्लो थिंकर होते हैं, बड़ी तेज़ी से वो नहीं सोच पाते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनकी इनकम कम होती है, तो नई नई जो टेक्नोलॉजीज आती रहती है हमारे हर दिन जीने के हर दिन में, डे टू डे लाइफ में जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनकी जो इनकम है वो बहुत कम है, ऐसे लोगों को ये टेक्नोलॉजी रास नहीं आती, क्योंकि ये ना तो अफोर्ड कर सकते हैं और ना इनको चलाने में सामर्थ हो पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आर.सी. हचिंसन के बारे में जाने, रे कॉरिटन हचिंसन के बारे में जाने। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1907 को फिंकले लंदन यूके में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 3 जुलाई 1975 को हुई थी। तो चलिए सबसे पहले जो आर.सी. हचिंसन के बारे में दे रखा है आपकी किताब में, उसको हम लोग जान लें। आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एग्जिबिट्स एन exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary societies with all its contradictions and paradoxes। तो आर.सी. हचिंसन जो हैं, जो कि एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। उपन्यास जो होती है वो किताब होती है, मोटी सी किताब होती है कहानी की, जिसमें लोग कल्पना करके लिखते हैं। तो कल्पनातीत कहानी को जो है वो आप उपन्यास कह सकते हो। तो आर.सी. हचिंसन जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, अपने समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को खंडन, विरोधों एवं विरोधाभास के साथ प्रदर्शित करने की विशेष कौशल गुण रखते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लो कि कंटेम्पररी क्या होता है। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन का मतलब होता है अपने समय का। तो आर.सी. हचिंसन जो है उनके पास एक काबिलियत थी। क्या काबिलियत थी? कि अपने समय के समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनका खंडन करते हुए, उनका विरोधाभास प्रकट करते हुए वो क्या करते थे? शब्दों के रूप में उसको प्रदर्शित करने का काम करते थे। वही बात लिख रखी है आपको फर्स्ट 3 लाइन में कि आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आर.सी. हचिंसन जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार हैं, एग्जिबिट्स एन अनएक्सेप्शनल फ्लेयर। अनएक्सेप्शनल फ्लेयर का मतलब होता है विशेष कौशल। तो इनमें जो है वो एक विशेष कौशल दिखाने की क्या है? कला है। विशेष कौशल प्रदर्शित करने की क्या है? कला है। किसमें? आर.सी. हचिंसन में, जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। तो किस तरह का कला है इसमें? इनमें टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटीज विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। तो जो अपने समय के सामाजिक मुद्दों को छूने की, अपने समय के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने की क्या है? इनके पास एक विशेष कला है। और ये जो अपने समाज के मुद्दों को वो जो टच करते हैं, अपने समाज के मुद्दों को के बारे में जो कुछ कहते हैं, वो उसके कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ कहते हैं, खंडन के साथ कहते हैं, पैराडॉक्सेस के साथ कहते हैं, विरोधाभास के साथ कहते हैं। तो क्या जाना हम लोगों ने आर.सी. हचिंसन की खासियत? कि आर.सी. हचिंसन जो है वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं और अपने समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को खंडन, विरोधों एवं विरोधाभास के साथ प्रदर्शित करने का विशेष कौशल ये रखते हैं। द पेस फॉर लिविंग, ये जो चैप्टर है आपका, इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ
मॉडर्न मैन। देखो अब ये जो चैप्टर है उन्होंने इनके बारे में, इस चैप्टर के बारे में बताया कि ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में उन्होंने क्या लिखा है वो है कि इन द पेस फॉर लिविंग, ये जो चैप्टर है आपका द पेस फॉर लिविंग, जीने की रफ्तार, इसमें आरसी हचिंसन ने क्या किया है, शब्दों के रूप में क्या किया है, कैद करने का काम किया है मॉडर्न इंसान के दुख को। एक मॉडर्न आधुनिक दुनिया में जो लोग हैं उनकी क्या दुख है, उनकी क्या पीड़ाएं हैं, उनको उन्होंने क्या किया, शब्दों में पकड़ कर जकड़ कर आपके किताब में प्रस्तुत करने का काम उन्होंने किया है। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurt the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने इस बात को समझाया है, बताया है, प्रकाश में लाया है कि किस तरीके से इंसान, चीजें, वस्तुओं की जो फास्ट मूवमेंट है वो किस तरीके से नॉर्मल रिदम को, जो सामान्य लय है इंसानी जिंदगी का, जो रफ्तार चल रही होती है, वो किस तरीके से उस लय को प्रभावित करता है, किस तरीके से मर्द, औरत और बच्चे जो है वो अत्यधिक दबाव में आ जाते हैं। क्या बताया उन्होंने इस चैप्टर में, आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इस चैप्टर में द पेस फॉर लिविंग, जीने की रफ्तार में आरसी हचिंसन ने क्या किया है, मॉडर्न मैन के दुख को शब्दों के रूप में क्या किया है, प्रस्तुत किया है, बताया है। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। और इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से इस बात को प्रकाश में लाया है कि किस तरीके से इंसानों, मैन, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स की जो तेज गति है, तेज मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, वो किस तरीके से लोगों की जिंदगी के सामान्य लय को बिगाड़ रही है और मर्द, औरत और बच्चों पे एक ज्यादा अत्यधिक दबाव जो है, अनड्यू, सामान्य से अधिक को कहते हैं, अनड्यू प्रेशर जो है वो बना रही है। बात समझ में आया चैप्टर क्या है। अब हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे लाइन बाय लाइन। चैप्टर में उन्होंने क्या लिख रखा है उसको आप ध्यान से समझोगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताया है कि इंसानी जिंदगी में क्या दुख है, क्या पीड़ा है। उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। उन्होंने क्या कहा है वो देखो। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. He was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending $10 on a holiday. Altogether, the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया। क्या कहा फर्स्ट पैराग्राफ में वो देखो। राइटर कहते हैं कि मैंने डबलिन में, जगह का नाम है, डबलिन में उन्होंने एक प्ले देखा, एक नाटक देखा। मैंने डबलिन में एक प्ले देखा, ज्यादा दिन पहले नहीं देखा, कुछ ही दिन पहले देखा। डबलिन में एक प्ले देखा जिसका मुख्य पात्र, जैसे फिल्म में हीरो होता है ना, मेन हीरो, तो उस प्ले का जो मेन हीरो था, जो मेन कैरेक्टर था, मुख्य पात्र था, वो एक बूढ़ा सा कॉर्न मर्चेंट था। अनाज का क्या था, व्यापारी था। और वो एक छोटे से आयरिश देहाती शहर में रहता था। आयरिश देहाती टाउन में जो है वो रहता था। कौन रहता था, कॉर्न मर्चेंट रहता था। आयरिश कहते हैं आयरलैंड के वासी को। तो ये गांव कहाँ थी, आयरिश कंट्री टाउन का गांव था। मतलब आयरलैंड के एक छोटे से ग्रामीण शहरी गांव से ये बिलोंग करता था। कौन, कॉर्न मर्चेंट। तो राइटर कहते हैं कि मैंने डबलिन में एक प्ले देखा, बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं, जिसका मुख्य पात्र कौन था, एक बूढ़ा सा अनाज व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी चिंताएं थी। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज। उसके पास बहुत सारी चिंताएं थी। हिज हार्ट वॉज डिकी। उसका दिल कमजोर था। उसका जो नेफ्यू था वो उसको ठग रहा था, धोखा दे रहा था, ठग रहा था। इस वाइफ, उसकी वाइफ का जो ख्याल था, एक अजीबोगरीब ख्याल था। वो हर हॉलिडे पर, एक हॉलिडे पर $10 खर्च करने की क्या रखती थी, धारणा रखती थी। मतलब उसको अपने हस्बैंड से की कमाई से कोई बहस नहीं है कि कितना कमा रहे हैं, लेकिन उसको हर हॉलिडे पर $10 तो खर्चा करना ही था। कुल मिलाकर जिंदगी जो है, जिंदगी की रफ्तार को पकड़ पाना इस कॉर्न मर्चेंट के लिए क्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। और निराशा के पलों में
दुखित होकर, दुखी दिल से वो कहता। लोग कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल्स पर घंटा की रफ्तार से उड़ती है, ये तो बहुत फास्ट है। अब देखो बेचारा कॉर्न मर्चेंट, अनाज का व्यापारी, उसकी उतनी आमदनी नहीं है, तो उसने जो ये कहा कि एक एरोप्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है, ये तो बहुत तेज है। तो दरअसल वो ये कहना चाह रहा है कि ये वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसमें ऐप ढूंढ रहा है। बस समझ रहा है? जैसे मान के चलो कि आप किसी एसी कोच में जा रहे हो, आपको एसी कोच में नहीं जाना, या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर कोई और वजह है, तो आप क्या कहते हो, अरे एसी कोच में कैसे जाएं, आप थूक भी नहीं फेंक सकते, क्यों एसी में बैठे। तो इस तरह का बहाना जो है वो क्या कहलाता है, मतलब या तो आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यही उस आयरिश कंट्री टाउन के कॉर्न मर्चेंट ने कहा कि एक एरोप्लेन है जो लोग कहते हैं कि 1000 माइल्स जो है प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है, बहुत तेज है, मतलब मुझे नहीं जाना। और वो ये भी कहना चाहता है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। अब ये जो लाइन थी ना कि 1000 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली एरोप्लेन है, बहुत फास्ट है, ये जो उसने कहा ना कॉर्न मर्चेंट ने, ये लाइन जो थी ना वो आरसी हचिंसन के लिए एक बहुत ही मनोरम लाइन थी, दिल को छू जाने वाली लाइन थी। दरअसल इस आदमी की जो कंप्लेंट है, इसकी जो शिकायत है, वो शानदार ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है जो उसके सिचुएशन से मेल नहीं खाता। नकारने का ढंग देखो, समझ रहे हो ना। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, इट struck me as a perfect illustration on the way the Irish get at a stable truth by the most unlikely approaches. You saw what the old fool meant. अगर कॉमिक होने की बात को छोड़ दी जाए तो कॉमिक होने के अलावे, हास्यास्पद होने के अलावे, आयरिश लोगों की जो जिंदगी की जो सूक्ष्म छोटी सी सच है कि उनकी कमाई बहुत कम है, वो दुनिया की रफ्तार के अकॉर्डिंगली नहीं चल पा सकते क्योंकि उनकी कमाई कम है। तो आयरिश लोगों के जीवन के सूक्ष्म सत्य को बिल्कुल असमान तरीके से बताने के इस अंदाज ने राइटर को क्या किया है, हिलाकर रख दिया है। राइटर बहुत प्रभावित हुए हैं। आरसी हचिंसन इस कमेंट से क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए कि किस तरीके से जो चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसमें वो ऐप ढूंढकर उससे क्या हो जा रहा है, साइड हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो ये जो उसने कमेंट किया थोड़ा सा हास्यास्पद है, हंसी आएगी आपको ये सुनकर कि कोई कहता है अब 1000 माइल्स की रफ्तार से, प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली कोई एरोप्लेन है और कोई कहता है ये तो बहुत फास्ट है। तो दरअसल वो ये नहीं कह रहा कि बहुत फास्ट है, फास्ट होना तो उसकी विशेषता है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि वो ऐप इसलिए ढूंढ रहा है ताकि, क्योंकि वो उसमें ऐप इसलिए ढूंढ सके ताकि वो दिल को सांत्वना दे सके कि वो इसके काबिल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जब अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है, ये बोल के दरअसल ये इस सेंस में है कि वो आयरिश मैन जो है, जो कॉर्न मर्चेंट है, जो बेचारा दुखित है, उसकी वाइफ जो है वो $10 हर हॉलीडे पे खर्चा करते, उसका नेफ्यू उसको ठग रहा है, कमाई बहुत कम है, जिंदगी जीना उसके लिए कठिन काम है। उसको अगर कोई कहता है कि भाई एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, तो वो तो बेचारा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो क्या कहता है, अरे ये तो बहुत फास्ट है। तो राइटर के लिए, आरसी हचिंसन के लिए लाइन बड़ा एन्चेंटिंग है, मनोरम है, क्योंकि उसकी जो जिंदगी की वास्तविक सत्य है वो ये है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसने बड़े सटीक अंदाज में उसको क्या किया, नजरअंदाज किया। उस फैसिलिटी को वो अवेल कर नहीं सकता तो उस फैसिलिटी का उसने बहिष्कार किया। तो ये अंदाज जो है वो आरसी हचिंसन को बड़ा पसंद आता है। Not that I have any dislike of rapid movement myself. I enjoy going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car. I adore the machines that hurl you about at Bethesda. To dine in London and lunch in New York next day seems to me a most satisfactory experience. I admit it excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun they get from a
country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. No, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. अब जो राइटर हैं आरसी हचिंसन वो आगे क्या कहते हैं वो देखो। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे तेज रफ्तार से नापसंदगी है, ऐसा वो नहीं है कि मैं तेज रफ्तार को पसंद नहीं करता। मुझे वैसी गाड़ी में चलना बैठना पसंद है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हो। तेज गाड़ी में चलना उनको भी पसंद है। और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है कि अगर गाड़ी मैं चला रहा हूं और गाड़ी मेरी ना हो, ऑब्वियसली जब दूसरी गाड़ी होती है तो आप बेफिक्र चलाते हो कि गिर भी जाएगा तो उसका गाड़ी खराब होगा, मेरा क्या जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं आरसी हचिंसन की ऐसा है नहीं है कि मैं तेज रफ्तार से मुझे नापसंदगी है, ईर्ष्या है। मुझे तेज चलने वाली कार पसंद है, जो तेज चलने वाली कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो और गाड़ी मैं चला रहा हूँ और दूसरी गाड़ी हो, तो मुझे ऐसा गाड़ी पसंद है। मैं उन मशीनों की पूजा करता हूं, सराहना करता हूं जो आपको कुछ ही पलों में बटेरसा में फेंक देते हैं। बटेरसा में फेंकने का मतलब यहां फेंकना नहीं है, मतलब ले जाना है। बटेरसा मतलब वैसी गाड़ी, फास्ट मूविंग कार, जिसमें आप बैठ करके बटेरसा बहुत जल्दी जा सकते हो। मुझे वो गाड़ी पसंद है, मैं उसकी पूजा करता हूं, सराहना करता हूं। लंदन में डिनर करना, लंदन में रात का खाना खाना और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना एक सबसे अधिक संतोषप्रद अनुभव है। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब इस तरह की आप गाड़ियों में बैठते हो या प्लेन में बैठते हो, लंदन में हो, अगले दिन न्यूयॉर्क में हो, तो इससे क्या होता है कि जब किसी गांव में, सोमरसेट और स्पेन की गांव में, आप किसी कंट्री बस में बैठकर, देहाती बस में बैठकर जब आप यात्रा करते हो, तो ये जरूर है कि आपको एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, नाटक का एक सामान्य रूप जो है वो देता है, क्योंकि वो गाड़ियां धीरे चलती है। लेकिन ये तय है, ये भी सच होता है कि आप सीनरी वगैरह क्या करते हो, एंजॉय करते जाते हो। तो आरसी हचिंसन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें रैपिड मूवमेंट से, तेज रफ्तार से नापसंदगी है। उन्हें 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी में बैठना, चलना पसंद है, खास करके वो गाड़ी जब खुद चला रहे हो और वो गाड़ी दूसरे की हो। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा, मैं उन मशीनों की पूजा करता हूं जो आपको तुरंत बटेरसा पहुंचा देते हैं। लंदन में डिनर करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना एक संतोषप्रद अनुभव है, बहुत अधिक संतोषप्रद अनुभव है। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये जो रियल प्लेजर है, यात्रा का जो सुखद अनुभव है, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। आप प्लेन में जाओगे तो कहां से आप सीनरी देख पाओगे, गाछ वृक्ष कहां से देख पाओगे। तो ये जरूर है कि लंदन में रहना, अगले दिन न्यूयॉर्क में रहना, आप पहुंच तो जाते हो तेज रफ्तार में, लेकिन जो मजा आपको सोमरसेट और स्पेन के गांव में कंट्री बस में बैठकर मिल जाता, वो मजा आपको इसमें नहीं मिलता। वो सारा प्लेजर जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये वो एक्साइटमेंट है, ये वो उत्तेजना है जो हमारे एंसेस्टर्स जो है वो इनके बिना ही काम चला लेते थे। मतलब आज के डेट में आपके पास क्या है, तेज रफ्तार वाली गाड़ियां हैं जो आपको तुरंत बटेरसा, लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचा सकती है। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स के जमाने में, पूर्वजों के जमाने में इस तरह की गाड़ियां, प्लेनें नहीं थी और हमारे एंसेस्टर्स को इनके बिना ही क्या करना होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना होता था। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट। ये वो एक्साइटमेंट थी, एक तरह का एक्साइटमेंट था जिसके बिना हमारे एंसेस्टर्स को काम चलाना पड़ता था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। नो, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम लोग भी उस जमाने में होते तो उसी रफ्तार के प्रति क्या होते, कृतज्ञ होते, आभार व्यक्त करते, क्योंकि उस समय वही फास्ट रफ्तार थी, वही तेज रफ्तार थी। अब वो कहते हैं नहीं, जहाँ गति जो है वो थोड़ी अमित्रवत हो गई है मेरे लिए, वहाँ हमारे समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव है, जैसे वे स्वभाव से करते हैं मशीन की रफ्तार को पकड़ने के लिए। अब ये मतलब समझो क्या कहना चाहते हो। वो कहते हैं कि नो, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, जहां स्पीड जो है वो अनफ्रेंडली हो गई है।
जहाँ स्पीड जो थोड़ी अनफ्रेंडली होगी किन लोगों के लिए, जो लोग स्लो थिंकर हैं, जो लोग धीमा, या फिर जो लोग गांव की बसों में जाते हुए सीन सिनेरी को देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये जो है वो स्पीड क्या हो गई है, अनफ्रेंडली हो गई है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे टाइम के जो लोग हैं जिनकी मेंटल एक्टिविटीज ही उस तरीके का है, उसी ढंग से काम करती है, वो इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि वो कर नहीं पाते हैं। दोनों ही बातें उन्होंने कही है। उनको वो कहते हैं कि हमारे समय के जो लोग हैं उनके लिए ये स्पीड जो है वो अनफ्रेंडली है, अमित्रवत है। उनके लिए ये स्पीड क्या है, अमित्रवत है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि इस रफ्तार को पकड़ने के लिए, जिंदगी जीने के लिए तो जरूरत है तेज रफ्तार में चलने की, तो वो इस रफ्तार के अनुसार अपने को ढालने की क्या कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं। कौन लोग, जो उनके ख्यालात के पुराने लोग हैं। आई बात समझ में, आगे बढ़े। आई स्पीक विद प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, मतलब किसी चीज के बारे में आप पहले ही अंदाजा लगा लो। जैसे कोई गरीब लड़का है, फटा चिटा कपड़ा पहना है, आप ये सोच ले रहे इसके पास क्या पैसा होगा, नीची जाति का होगा, है ना, पढ़ने में तेज नहीं होगा, ये सब आप पहले ही सोच लिए। तो ये आप उस समय में क्या कहलाओगे, प्रेजुडाइज्ड कहलाओगे। बस समझ आ रहा है। तो जब पहले से ही आप जानते हो कोई बात को तो उसको प्रेजुडाइज कहते हैं, प्रेजुडाइज्ड कहते हैं, पूर्वाग्रह मतलब पूर्व के विचार से ग्रसित। वो कहते हैं कि मैं पूर्वाग्रह से कहता हूं, पूर्व के विचारधारा के अनुसार कहता हूं, बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। मैं पूर्व के विचारधाराओं के अनुसार ये बोलता हूं कि मैं जो हूं वो धीमी विचार वाले जनजाति से संबंध रखता हूं। मेरा जो संबंध है वो धीमी विचार के लोगों से संबंध रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना तेज सोचते हैं, उनका दिमाग तेज चलता है, कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग धीरे चलता है। तो नरेटर कहते हैं, आरसी हचिंसन कहते हैं कि मैं स्लो थिंकर्स की कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मतलब वो ऐसे लोग हैं जिनकी सोच क्या है, धीमी है। दोज हु आर कर्स्ड विद लेस्परिट डिलेस्क्लियट, ये जो वर्ड है लेस्परिट डी लेस्क्लियट, ये एक फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच है, फ्रेज है, ठीक है। ये क्या है, एक फ्रेंच फ्रेज है। और इस फ्रेंच फ्रेज का मतलब होता है, जैसे इसको एग्जांपल के तौर पर समझो कि मान के चलो किसी ने आपका कोई मजाक उड़ाया, आप उसको उस टाइम कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि आपके उस समय फुराया नहीं कि क्या बोलना है, समझ में आया नहीं कि इस तरह के मजाकी अंदाज में क्या बोलना है। और आपको कुछ देर के बाद, आधे घंटा 2 घंटा के बाद जब वो आदमी आपके सामने से चला जाता है, तब आपको ख्याल आता है, अरे वाह, ये जवाब दिए रहते तो अच्छा होता। जैसे मान के चलो आप किसी होटल में बैठे हो और खाना खाने के लिए बैठे हो और कोई दोस्त आपका मजाक में कहता है, क्या भाई वेटर का काम करने आया है, तो आप समझ में नहीं आया आपको कि आप क्या बोलना है। और फिर आपको 2 घंटा के बाद आया समझ में, क्या अरे मैं काश कि उसको ये बोल पाता, अबे तू तो खुद नौकर की तरह दिखता है, दूसरे वेटर किसको बोला बे, ऐसे करके बोलने। तो जब उस टाइम में तो आप बोल नहीं पाए, लेकिन ये बाद में बोल पाते हो, बाद में सोचते हो और कहते हो कि अरे काश ये बोले होते तो उसका मुंह बन गया होता, ऐसा सोचते हो ना। तो इस तरह के सिचुएशन को बताने के लिए इस तरह के फ्रेज का इस्तेमाल होता है, लेस्परेट लेस्क्लियर्ट। बात समझ में आया, ये फ्रेंच क्या है, फ्रेज है। तो नरेटर कहते हैं कि मैं पूर्व के विचारधारा के अनुसार बोलता हूं, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोलता हूं कि मैं स्लो थिंकर्स की जनजाति से बिलोंग करता हूं, जो लोग लेस्परिट लेस्क्लियर्ट से स्थापित हैं, मतलब उनको तुरंत नहीं समझ में आता है कि क्या बोलना है। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। जब पार्टी खत्म हो जाता है तो उनके दिमाग में एकदम डिवास्टेटिंग जो है, एकदम विनाशक प्रत्युत्तर आता है दिमाग में 4 घंटे के बाद। मतलब 4 घंटे पहले इनके ऊपर कोई कमेंट करके गया और 4 घंटे के बाद दिमाग में आता है, अरे भाई साहब ये बोले होते ना तो उसका मुंह बन गया होता, उस समय नहीं बोल पाएंगे। तो वो कहते हैं कि मैं इस तरह का आदमी हूं, कि मैं किस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, स्लो थिंकर वाले कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जिनको 4 घंटे के बाद समझ में आता है कि किसको क्या जवाब देना सही होता। आई बात समझ में। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test, because those tests, or all the ones I have come across, seem to be designed to measure the speed of our mind more than anything else. Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living,
बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट। उन्होंने कहा कि मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूं कि मैं स्लो थिंकर्स की धीमी विचार वाले जनजाति से बिलोंग करता हूं। मैं लेस स्पिरिट लेस क्लियर से स्थापित हूं, जिनको जो है वो 4 घंटे के बाद समझ में आता है कि एक विनाशक उत्तर के साथ समझ में आता है कि ये जवाब देता तो मैं किसी का मुंह बन जाता। मैं उन लोगों में से एक हूं जो निश्चित तौर पर, अगर इंटेलिजेंस की टेस्ट की बात करी जाती है तो मैं उन लोगों में से एक हूं जिनको सबसे कम नंबर मिलेगा। वो इतने स्लो थिंकर हैं कि अपने आप को कहते हैं कि अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है तो उनको क्या मिलेगा, सबसे कम नंबर मिलेगा। वो सारी टेस्ट जो कि डिजाइन की गई हैं आपके दिमाग की गति को नापने के लिए, है ना, दिमाग की गति को नापने के लिए जो टेस्ट बनाई गई हैं, तेज दिमाग को नापने के लिए जो मापने के लिए जो टेस्ट बनाई गई हैं, अगर उस तरह का टेस्ट इनसे लिया जाए तो वे उनमें से एक है जिनको सबसे कम नंबर आएगा। वो कहते हैं कि ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से कहूं तो वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। वो कहते हैं कि जीवन प्राप्त करने के व्यापार में हम लोग जो हैं वो भयंकर रूप से विकलांग हैं। मतलब जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, जिस हिसाब से लोग कमा रहे हैं, जिस हिसाब से तेज बुद्धि वाले लोग जो कमा रहे हैं, जिस हिसाब से तेज बुद्धि वाले लोग दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उस हिसाब के राइटर जो कहते हैं कि मैं उस हिसाब का आदमी नहीं हूं, मैं स्लो थिंकर हूं और मैं जो हूं वो भयंकर रूप से विकलांग महसूस करता हूं जीवन प्राप्त करने के व्यापार में अपने आप को। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। बट वट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट। वो कहते हैं कि लेकिन अभी जो मैं सोच रहा हूं वह किसी आनंद एंजॉयमेंट के लिए उपयोग के अपेक्षा किसी के दिमाग के व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। और उन्होंने कहा कि अभी जो मैं सोच रहा हूं, जो तेज बुद्धि के लोग होते हैं वो इस तरीके से मेरे ढंग से नहीं सोचते हैं। उनका व्यवहारिक सोच जो है वो मेरी तरह नहीं है। वो मूवमेंट को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने ये कहा है, किस तरह उन्होंने कहा ना कि कुछ लोग होते हैं जो मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, जबकि हम लोग जो है वो क्या होते हैं, मूवमेंट के अनुसार नहीं चल पाते हैं। जीने के व्यापार में हम लोग अपने आप को हैंडीकैप्ड, विकलांग महसूस करते हैं। तो उस बात को किस तरीके से डे टू डे लाइफ में उनको परेशानी होती है अपनी स्लो थिंकिंग की वजह से, वो बताते हैं। वो कहते हैं कि एज एन एग्जाम्पल, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment. I whisper, is this the same girl as the one we saw at the beginning? And she whispers back, no, there are 3 girls in this film, a tall blonde, a short blonde, and a medium-sized brunette. Call them ABC. The hero is that man who takes his hat off when he comes indoors. एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह के स्लो थिंकर से, किस तरीके से जमाने की तेज बुद्धि के साथ वो कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाते। उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया। वो कहते हैं कि जब कभी भी मैं सिनेमा जाता हूँ, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ तो मैं अपने आप को निराशाजनक स्थिति में पाता हूँ, निराशाजनक कुहासे में पाता हूँ। और हर 2-3 मिनट पर अपनी वाइफ की ओर वो मुड़ते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि भाई अभी क्या हुआ, फिल्म में क्या हुआ, आगे बताओ कहानी। फिल्म वो भी देख रहे हैं, उनकी वाइफ भी देख रही है, लेकिन उनकी वाइफ जो उनकी जो सोच है, उनकी जो समझने की ताकत है वो तेज है, वो तेज रफ्तार में चीजों को समझती है। लेकिन ये स्लो थिंकर है, इनको उतनी तेजी से, उतनी रफ्तार में बातें नहीं समझ में आती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि जब कभी वो सिनेमा देखने जाते हैं तो अपने आप को एक निराशाजनक स्थिति में पाते हैं, निराशाजनक कुहासे में पाते हैं, और हर 2-3 मिनट में अपनी वाइफ की तरफ मुड़कर उनको फिल्म की कहानी जानने में के लिए क्या करनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है कि बताओ आगे क्या हुआ। और मैं उनके कान में पूछता हूँ, राइटर कहते हैं कि आर्थर हचिंसन कहते हैं कि मैं उनकी कान में, अपनी वाइफ के कान में पूछता हूँ, अरे ये वही लड़की तो नहीं जो हम लोगों ने शुरुआत में, मूवी के शुरुआत में देखी थी। और फिर उनकी वाइफ जो है वो जवाब देती है कि नहीं, इस फिल्म में 3 हीरोइनें हैं, 3 लड़कियां हैं। इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। एक टॉल ब्लोंड है। ब्लोंड कहते हैं गोरी लड़की जिसकी आंखें नीली होती है और बाल सुनहरे होते हैं, हल्का सा गोल्डन टाइप का या ब्राउन टाइप का, ठीक है, तो ब्लोंड उसको कहते हैं। तो जब राइटर जो है वो पूछते हैं अपनी वाइफ की तरफ कि अरे ये वही लड़की तो नहीं जो हम लोगों ने फिल्म की शुरुआत में देखी थी, तो उनकी वाइफ जवाब देती है कि नहीं, इस फिल्म में जो है वो 3 लड़कियां हैं। एक टॉल ब्लोंड है, एक लंबी ब्लोंड है, एक शॉर्ट ब्लोंड है, एक नाटी कद की ब्लोंड है, और एक मीडियम साइज ब्रूनेट है। ब्रूनेट कहते हैं जो श्यामला हो,
और बाल उसके क्या हो, काले हो। ठीक है, तो मध्यम कद की क्या है, श्यामली लड़की है। तो 3 तरह की लड़कियां जो है वो क्या है इस फिल्म में है। ये बात कौन बताता है उनको, उनकी बीवी बताती है आरसी हचिंसन को। मतलब दोनों साथ में फिल्म देख रहे हैं, समझने की कोशिश करो, दोनों साथ में फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ये स्लो थिंकर है और वो उनकी थिंकिंग क्या है, फास्ट है। वो क्या, उनकी समझने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। कॉल देम एबीसी, उनकी वाइफ कहती है ऐसा है कि तुम टॉल ब्लोंड, शॉर्ट ब्लोंड और मीडियम साइज ब्रूनेट को एबीसी की तरह समझो। टॉल ब्लोंड को ए मान लो, शॉर्ट ब्लोंड को बी मान लो और मीडियम साइज ब्रूनेट को सी मान लो। एग्जाम्पल के तौर पर समझो आप कि जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी है आपके पास आता है और कहता है आपके फोन देकर कि बउआ हो, ये कैसे फोन जो है वो फोन कैसे उठाएं, ये भी नहीं बोलेगा कि रिसीव करें, बोलेगा कैसे उठाएं। तो आप अगर उसको बोलोगे कि चचा देखिए या दादा देखिए कि इसमें एक रिसीव वाला बटन होगा, आप उसको दबाइए तो आ जाएगा, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको मोबाइल लेके कह दोगे देखिए देखिए दादाजी या देखिए चाचा जी ये क्या है, हरा बटन है, इसको दाब दीजिएगा तो फोन उठ जाएगा और लाल वाले बटन को दाब दीजिएगा तो कट जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो यही हालत है नरेटर की। नरेटर जब फिल्म देखने जाते हैं तो अपने आप को निराशाजनक स्थिति में पाते हैं और फिल्म की जानकारी के लिए कि फिल्म में आगे क्या क्या हो रहा है वो अपनी वाइफ से हमेशा कंसल्ट करते रहते हैं हर 2-3 मिनट पे। और वाइफ जो है उनको बताती है, उनके एक सवाल पूछने पर जब उन्होंने पूछा कि ये वही लड़की तो नहीं है जो हम लोगों ने शुरुआत में देखी थी फिल्म की शुरुआत में, तो उनकी वाइफ बताती है नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लोंड है, एक शॉर्ट ब्लोंड है, एक मीडियम साइज ब्रूनेट है, तुम उन्हें एबीसी के नाम से जानो। द हीरो जो है वो वह आदमी है जो घर में घुसते के साथ अपनी टोपी उतारता है। बात समझ में आया? हीरो के बारे में उन्होंने क्या कैरेक्टराइजेशन किया, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर। और पहले उसको, इस हीरो को पहले बी से प्यार होता है, फिर सी से, फिर ए से। यानी कि पहले शॉर्ट ब्लोंड से प्यार होता है, फिर मीडियम साइज ब्रूनेट से प्यार होता है और फिर टॉल ब्लोंड से क्या होता है, प्यार होता है। ये फिल्म की कहानी है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा होता भी है। राइटर ने फिर जब इनको पता चल जाता है आरसी हचिंसन को, तब उन्होंने जब फिल्म देखा तो ऐसा ही हुआ जैसा कि उनकी वाइफ ने बताया। लेकिन दोनों साथ में फिल्म देखने के बावजूद भी इनको कहानी समझने के लिए अपनी वाइफ की मदद की जरूरत पड़ती है, जबकि उनकी वाइफ को नहीं पड़ती है। तो स्लो थिंकर और फास्ट थिंकिंग और फास्ट अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा गया है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। अब आप देखो कि आपने एक ऐसा दिमाग पाया है जिसको आप तेज काम करने के लिए जो है वो प्रशिक्षित है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा तेज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट की बात करी जाए कि उससे भी ज्यादा आप तेज सोच सकते हो। फिल्म में जितना तेज उनकी वाइफ की सोच है, समझदारी है, समझने की ताकत है, वो कहते हैं कि मैटर ऑफ फैक्ट की बात करी जाए तो उससे भी ज्यादा इनकी वाइफ के जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ में उनकी जो समझने की शक्ति है वो उसको और ज्यादा तीव्र कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है उनकी। बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली एंड रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे जो मेरे साथी मरीज हैं, वो सिनेमा में बैठते हैं तो कंफर्टेबली बड़े आराम से सीन्स को समझ जाते हैं, कहानी में क्या क्या हो रहा है वो क्या करते हैं उसको समझ जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, स्लो थिंकर हैं और हम लोग को समझने में क्या होती है, परेशानी होती है। वाइफ या फिर उनके साथ और भी कोई दोस्त होगा तो उनसे जो है वो इनको फिल्म की कहानी समझने में क्या मिलती है, हेल्प लेने की क्या करनी पड़ती है, जरूरत आन पड़ती है। आई बात समझ में? तो उनको जो है वो फिल्म की कहानी समझने में जो है वो दोस्तों या अभी फिलहाल वो वाइफ के साथ गए हैं, लेकिन जब कभी वो दोस्त के साथ जाते हैं तो क्या होता है, उनको मदद की जरूरत पड़ती है कहानी समझने में। जबकि ऐसा सबके साथ नहीं होता। सब लोग, कुछ लोग जो हैं उनकी वाइफ की तरह भी कुछ लोग होते हैं जो आसानी से क्या होते हैं, कहानियों को समझ लेते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। 30 साल पहले की तुलना करी जाए, 30 साल पहले के लोगों से तुलना करी जाए तो 30 साल पहले के लोगों की जो थिंकिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो आज जो है उससे कहीं ज्यादा फास्ट जो है वो आज के लोगों की थिंकिंग है और समझदारी है, समझने की क्षमता है। पॉसिबली बिकॉज those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all। वो कहते हैं कि संभवतः इसलिए उनकी बुद्धि तेज है, समझने की क्षमता तेज है कि अगर वो आज के इस तेज गलियों में, नई दुनिया की इन तेज गलियों में अगर अपना दिमाग तेज नहीं रखेंगे, अपने समझ की ताकत को उस अनुसार विकसित करके नहीं रखेंगे, तो उनके लिए जीना जो है वो क्या हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। उन्हें दोबारा सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा। जिंदगी इतनी फास्ट है, जिंदगी में इतनी आज क्या है, रफ्तार है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म होता है और आपने देखा
कि किस तरीके से इस चैप्टर में उन्होंने स्लो थिंकर्स की बात करी है, स्लो अंडरस्टैंडिंग की बात, फास्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करी है। दो तरह के लोगों का जिक्र किया उन्होंने कि एक स्लो थिंकर्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, फास्ट थिंकिंग वाले होते हैं, जो बड़ी तेजी से चीज़ों को समझते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े धीमे से समझते हैं। धीमे समझने वाले लोगों को जो है, जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, उनको ये तेज रफ्तार वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आती है, क्योंकि जीना पड़ता तो इसी दुनिया में है। तो कई दफ़ा जो है उनको क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने फेलो जो उनके साथी हैं उनसे क्या करनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। तो ये था आपका चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन द्वारा लिखित। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ो। आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की गई है ताकि आपका इसका वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी पूछे एग्जाम में तो क्लियर हो जाए। तो इसको आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ो, इस वीडियो को बार बार देखना, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्लास खत्म होता है।